हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। हमारे आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे और उसके अगले टॉपिक में बात करेंगे कुछ ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस की जो विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में बताती है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोंड जनजाति के बारे में। तो यह पूर्वी मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आने वाले कैमूर और मैकाल की पहाड़ी के क्षेत्रों में निवास करते हैं। गोंड मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति का 35% है। इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट माना जाता है। गोंड शब्द तेलुगु भाषा के कोंड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। अब गोंड जनजाति के देवता की यदि बात करें तो गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः 3 तरह के देवताओं की पूजा करते हैं। पहले हैं बूढ़ा देव, जो साज वृक्ष पर निवास करते हैं। दूसरे हैं दूल्हा देव, जो विभिन्न बीमारियों से रक्षा करते हैं। और तीसरे भूमि के देवता हैं ठाकुर देव। गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः पीपल और नाग की भी पूजा करते हैं। आगे गोंड जनजाति में मनोरंजन के लिए कर्मा, सैला, भड़ौनी, विरहा, सजनी, सुआ, दीवानी तथा कहरवा जैसे नृत्य किए जाते हैं। इनमें घोटुल प्रथा प्रचलित है, जिसे दूध लौटावा भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मामा या बुआ की बेटी से वैवाहिक संबंध होने की प्रथा होती है। अब आगे कुछ गोंड जनजाति की उपजातियां भी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहले हैं अगरिया, जो सामान्यतः लोहार होते हैं। दूसरे हैं ओझा, जिन्हें तांत्रिक माना जाता है। तीसरे हैं प्रधान, जो पुरोहित होते हैं। चौथे हैं नागरजी, जो नृत्य करते हैं। और 5वें आते हैं सोलहस, जो कुम्हार होते हैं। तो ये सारी बातें थी गोंड जनजाति के बारे में। अब अगली जनजाति की बात करते हैं, जो है बैगा जनजाति। तो बैगा को भुइया जनजाति की शाखा माना जाता है। भुइया का मतलब होता है भूमि। ये बेवार कृषि करते हैं, मतलब कृषि के अंतर्गत ये बैगा जनजाति के लोग भूमि को माता मानते हैं, इसलिए उस पर हल नहीं चलाते और इसीलिए बेवार कृषि किया करते हैं। कृषि में इनमें पोडा प्रथा प्रचलित होती है और यह पोडा प्रथा अधिया कृषि या कोऑपरेटिव फार्मिंग के समान है। बैगा जनजाति के लोग झूम कृषि भी करते हैं और बैगा जनजाति के लोगों को गोंड जनजाति का पुरोहित भी कहा जाता है। इनके खान पान की यदि बात करें तो इनके ब्रेकफास्ट को बासी, लंच को पेच और डिनर को बियारी कहा जाता है। ये मुख्यतः कर्मा, सैला, परधौनी और फाग जैसे नृत्य किया करते हैं। आगे बैगा जनजाति की भी कुछ उपजातियां हैं, जो इस प्रकार हैं। बिंझवार, भरौतिया, नरौतिया, राजमैना, कटमैना, रैमैना, आहर और भारिया उपजनजाति। अब यह बैगा जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला और शहडोल जिलों में पाई जाती हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कोरकू जनजाति के बारे में। इन्हें कोलेरियन जनजाति भी कहा जाता है। अब कोरकू जनजाति में भी ये कोरकू 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं राज कोरकू, जिनके पास अपने स्वयं की स्वामित्व वाली भूमि हुआ करती है। और दूसरे होते हैं पोथरिया कोरकू, जिनके पास निजी संपत्ति नहीं होती। कोरकू जनजाति में मुख्यतः लामेसना प्रथा प्रचलित है, जो कि विवाह के पश्चात घर जमाई बनने की प्रथा है। कोरकू जनजाति में ही मृतक संस्करण के अंतर्गत सिडौल प्रथा प्रचलित है, जिसमें दफनाने का कार्य किया जाता है। कोरकू जनजाति में ही हट प्रथा, घुसपैठिया विवाह भी होता है। यह कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में देवास, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और खंडवा आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः बैतूल में पाए जाने वाले लोगों को बावरिया, अमरावती के लोगों को रूमा और पचमढ़ी के लोगों को बंदौरिया कहा जाता है। कोरकू जनजाति अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को मोवासी या महुआ कहकर पुकारते हैं और ये सामान्यतः महादेव और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं। तो ये सारी बातें थी कोरकू जनजाति के बारे में।
अब आगे बात करते हैं भील जनजाति की। तो जो भील शब्द है यह तमिल के शब्द विल्लुवर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इनके देवता राजा पंत हैं। ये धार्मिक रूप से आत्मावादी हैं और इनके मकानों को कू कहा जाता है। भील जनजाति मुख्यतः मालवा के पठार, झाबुआ, धार, बड़वानी और खरगोन जैसे जिलों में पाई जाती है। भील जनजाति के कृषकों को दाहिया कहा जाता है। ये वनों को काटकर और जलाकर खेती करते हैं। भील जनजाति दिवाली और दशहरा का त्यौहार मनाती है और होली के 8 दिन पहले भील जनजाति में भगोरिया मेला का आयोजन किया जाता है। अब भील जनजाति में भी 2 तरह के भील पाए जाते हैं। पहले हैं उजले भील, जिन्हें भलाला कहा जाता है, और दूसरे होते हैं कालिया भील। भील जनजाति में लोग सामान्यतः गुदना गुदवाते हैं, चिमाता कृषि करते हैं और ये भगोरिया, बड़वा, डोहा, धूमर और गौरी जैसे नृत्य भी करते हैं। इनके प्रमुख पर्वों में गल, भगोरिया, चलावसी और जात्रा आते हैं। आगे भील जनजाति की उपजातियों की यदि बात करें तो ये हैं बरेला, रथियास, बैगास, भिलाला और पटलिया। तो ये सारी बातें थी भील जनजाति के बारे में। अब अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति के लोगों को कोलेरियन परिवार का माना जाता है। सहर जनजाति मुख्यतः भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, विदिशा और रायसेन जिलों में पाए जाते हैं। सहरिया जनजाति के लोग लहंगी नृत्य करते हैं, जो दुर्गा देवी की उपासना के समय किया जाता है, जहां जवारे बोने का भी सिस्टम होता है। सहरिया जनजाति में प्रधान को पटेल कहा जाता है। सहरिया जनजाति के लोगों में गीत, कथाएं, पहेलियां और कहावतें बहुत प्रसिद्ध होती हैं। चलिए अब अगली जनजाति की बात करते हैं, जो कि है कोल जनजाति। यह सामान्यतः हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं। कोल शब्द संस्कृत के शब्द कोला से लिया गया है। कोल जनजाति सामान्यतः रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और जबलपुर जिले में पाई जाती है। कोल जनजाति के लोगों का मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन होता है। इनकी पंचायत को टट्टगोहिया पंचायत कहा जाता है। इनमें कोल दका नृत्य फेमस है। ये सूर्य, पवन, इंद्र और चंद्र देवता की पूजा करते हैं। बात करें इनकी उपजातियों की तो रतिया, भौतिया, कठौतिया, रौतेला, मरनहा, विंज, मवासी और रेवरिया इनकी प्रमुख उपजनजातियां हैं। तो ये सारी बातें थी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसमें हमने गोंड, बैगा, कोरकू, भील, सहरिया और कोल जनजाति के बारे में डिटेल में बात की। अब आज के अगले ही टॉपिक में कुछ ऐसे स्थानों की बात करते हैं जो अपने ऐतिहासिक विशेषताओं के लिए फेमस हैं। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से। इसमें सबसे पहले आता है ग्वालियर, जहां पर पवाया में नाग शासकों का शासन था। यहीं के भवभूति के द्वारा रचित मालती माधव में पद्मावती का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है विदिशा, जिसे ग्यासपुर कहा जाता था। यहाँ माला देवी का मंदिर है, 7 मंजिका की मूर्ति स्थापित है और 10वीं शताब्दी के लेख में शिवगढ़, चामुंडराज और महेंद्रपाल का उल्लेख है। यहाँ वैष्णव मंदिर भी उपस्थित है। आगे है छतरपुर, जहाँ खजुराहो के निकट जटकटा में विशाल मंदिर उपस्थित है। फिर आता है सागर, जहां ऐरण का अभिलेख मिला है। इस ऐरण अभिलेख की खुदाई कृष्णदत्त वाजपेयी ने की थी। सागर में ही ताम्र पाषाण कालीन औजार और अवशेष मिले हैं। 512 एडी में सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण यहीं प्राप्त हुआ। यहाँ हूण नरेश तोरमण की मुद्राएं मिली हैं और रक्षा दीवार भी मिली है। फिर आता है रीवा का क्षेत्र, जहां त्योंथर में बौद्ध कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। आगे आता है रायसेन,
जहां भीमबेटका में 500 गुफा चित्र मिले हैं। फिर आता है जबलपुर, जिसे त्रिपुरी कहा जाता था, जिसका उत्खनन कार्य श्री दीक्षित के द्वारा किया गया। 1000 ईसा पूर्व कलचुरी राजाओं की राजधानी थी यह त्रिपुरी, और उत्तर वैदिक कालीन तथा मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। फिर है होशंगाबाद। यहाँ खेड़ी नामा में 3500 वर्ष पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। 1960 से 61 के बीच होशंगाबाद के आजमगढ़ में नवपाषाण शैली के चित्र तथा एमपी की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। फिर आगे आता है खरगोन। यहाँ कसरावाद में प्राकृत भाषा में लेख और प्राप्त हुए मृत भांड बौद्धकालीन सभ्यता को दर्शाते हैं, और खरगोन के महेश्वरी और नावदा टोली में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जिनका उत्खनन HD सांकलिया के द्वारा किया गया था। अब खरगोन के बाद आता है उज्जैन। इसके अंतर्गत कायथा प्रमुख है। नागदा में 1955 से 56 के बीच चंबल नदी के पास ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और उज्जैन के डांगवाला में 1800 BC के मृत भांड भी मिले हैं। इसके बाद आता है मंदसौर। तो यहाँ दसपुर में मालवा शासक यशोवर्मन कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ शिव और सूर्य मंदिर भी उपस्थित हैं। मंदसौर के आंवला में उत्खनन में पाषाण से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष मिले हैं, और मंदसौर के इंद्रगढ़ में राजपूत कालीन अभिलेख, राष्ट्रकूटों के शिलालेख और 10वीं तथा 12वीं शताब्दी के मध्य अवशेष भी मिले हैं। तो ये सारी बातें थी कुछ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों की। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।